Hello and Assalamu alaikum. My name is Ifra Ikram. I did BS English Literature in 2021 and started this channel to help students. I made this channel to take challenges to explain literature with different lenses. You are going to have every taste of literature from this channel. The name of this channel is English Literarians. So today we are going to discuss the first 3 chapters of Meatless Days by Sarah Sulary. I'm not going to tell you about the summary but we'll see it with a different lens. मैं इसको डायस्पोरिक राइटिंग के तौर पे आपको एक्सप्लेन करूंगी. मीटलेस डेज जो है वो एक मेमोयर के तौर पे मतलब पढ़ा जाता है. सारा सुलैरी ने इसको 1989 में लिखा था. आज हम उसके फर्स्ट 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे. फर्स्ट है एक्सीलेंट थिंग्स इन वुमेन, second chapter is Meatless Days, and the third chapter is Mastakuri, My Friend, a Study of Perfect Ignorance. Let's start with the first chapter. Before going to the first chapter, हम ये देखते हैं कि डायस्पोरा है क्या. A diaspora is a group of people who have been forced from or chosen to leave their homeland to settle in other lands. डायस्पोरा बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी मजबूरी के तहत या फोर्सफुली आपको कह दिया जाता है या आप खुद इस चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं कि आप एक स्पेसिफिक या आपके अपने होमलैंड में नहीं रह सकते, आपको दूसरी जगह या दूसरी कंट्री जो है ना आपको माइग्रेट करना पड़ता है, तो उसको हम डायस्पोरा बोलते हैं. अच्छा, इस नॉवल में मैंने साइड पे येलो में लिखा हुआ है कि डायस्पोरा विद इन डायस्पोरा. इसके अंदर ये टेक्निक भी यूज़ हो रही है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन शी इज़ सारा सुलैरी, जब वो अपनी लाइफ को क्योंकि अब वो अमेरिका में रह रही है तो डिफरेंट स्टेट्स में रहती है अमेरिका के, तो वो जब अपना पिछला पाकिस्तान का अपना दौर याद करती तो वो डायस्पोरा हो गया. लेकिन जब वो उसी डायस्पोरा में रहते हुए यानी पाकिस्तान को याद करते हुए, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अपनी माँ के पुराने दिनों के बारे में बताती है, तो वो डायस्पोरा विद इन डायस्पोरा हो जाता है. ठीक है. अब अगर हम इसकी टाइटल की बात करें तो इसके टाइटल में ही बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं कि किस चीज़ के बारे में होगा. सो इट इज़ नॉट कि मीटलेस डेज मीट का प्रॉपर जिक्र होगा. मीटलेस डेज का मतलब ये भी है कि ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कंटेन मीट ना, तो वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि इस मेमोयर के अंदर मीटलेस डेज एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अनअट्रैक्टिव रिलेशनशिप्स को. इसके अंदर वो रिलेशनशिप्स नहीं है, उस तरह की बॉन्डिंग नहीं है रिलेशनशिप्स में. हर कोई एक दूसरे से कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर रखता है और परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. ऑब्वियसली देयर इज़ नो परफेक्ट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी वो जो एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग होती है रिलेशनशिप्स में, वो नहीं इसमें दिखाई गई. उसके बाद अगर हम इसके फर्स्ट चैप्टर के ऊपर आए तो इसमें मैंने कुछ कोटेशंस जो कि डायस्पोरा राइटिंग के हिसाब से निकलती थी, मैंने उन्हीं को निकाला है और हम उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे फर्स्ट चैप्टर से टिल टू द एंड, और उन्हीं को डिस्कस करेंगे. ये मेमोयर जो है वो और बहुत सारे लेंस के जरिए से देखा जा सकता है, जैसे फेमिनिज्म हो गया, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ डायस्पोरा की उससे देखते हैं. अगर हम इसके फर्स्ट चैप्टर में बात करें तो एक कोटेशन आती है जहाँ पे उनकी जो दादी हैं सारा सुलैरी की, वो उनकी मदर को कहती हैं वाइट लेग्ड वुमेन, बिकॉज शी इज़ नॉट फ्रॉम पाकिस्तान. वो एक वेलिश लेडी थी, तो इसलिए उनको वाइट लेग्ड वुमेन बोलती है. तो वो भी एक डायस्पोरा की हमें फील देता है दैट शी इज़ नॉट फ्रॉम पाकिस्तान. तो डायस्पोरा के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें से एक एलिमेंट ये भी है दैट स्किन इज़ नॉट द सेम, क्योंकि वो वाइट लेग्ड होती है. दूसरा वो बोलती है कि following each prayers, the men come home and the animal is killed, and thereafter rush out of the kitchen steaming plates of great lungs and liver of a freshness quite superlative. वो कहती है अब उस चीज़ को दिखा रही है. इसके अंदर हमें उसका जो मीटलेस डेज का जो एक मीटलेस जो एक वर्ड है, मीट जो एक वर्ड है, उसका भी हमें मिल जाता है दैट शी इज़ टॉकिंग अबाउट द फ्रेशनेस, कि वो कितना फ्रेश होता है गोश्त. और वो मतलब शी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग कि वो ईद की खुशियाँ होती हैं, वो उसको एक नॉर्मल उसमें बयान करी जैसे ये कोई बहुत ही नाउमीदी वाली चीज़ हो, तो वो उसको डिस्क्राइब करती है कि मर्द नमाज पढ़ने जाते हैं, फिर आके एनिमल्स को किल करते हैं, मतलब उनको कुर्बान करते हैं, और फिर घर में मज़े के खाने बनते हैं. तो वो फिर उस फ्रेशनेस को अपनी मदर से रिलेट करके बताती है कि इट वॉज अ फ्रेशनेस टू विच माई वेलिश मदर डिड नॉट इमीडिएटली टेक, कि ये जो फ्रेशनेस थी ना उस मीट की, मेरी माँ कभी भी उसको ले नहीं पाई मेरी, क्योंकि वो मदर उसकी वेलिश थी. तो वो उसको बताती है कि वो कभी उसको फ़ौरन ले नहीं पाती थी, हमेशा मतलब उनके लिए वो जो फ्रेशनेस थी वो कभी भी फ्रेश नहीं थी. तो वो उस चीज़ को बताती है फर्स्ट चैप्टर के अंदर. तो ये सारा डायस्पोरा हो गया कि वो
वो अपनी स्टेट से नहीं है, वो उस स्टेट से नहीं है जिधर से उसके फादर हैं, सारा सुलहरी के। तो इसीलिए उसको थोड़ा वो चीज़ें समझने में, उस माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। और आई थिंक सो ये जो सारा दिखाया है इस मेमोरी के अंदर, ये है कि वो कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाई उनके पाकिस्तानी कल्चर के अंदर। फिर उसके जो है वो उसमें दिखाया गया है, फर्स्ट चैप्टर में एक और कोटेशन है कि इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स देयर इज नो स्प्रिंग बट ओनली अ रैपिड एलिजन फ्रॉम विंटर इनटू समर व्हिच इज एनालॉगस to the absence of a recognizable loneliness from the behavior of that climate. It also shows कि वो बात करिए कि विंटर से डायरेक्ट स्प्रिंग समर आ जाता है, स्प्रिंग नहीं आता बीच में। तो वो ये बताने की कोशिश करी है कि एक एक जब आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हैं तो आपको बहुत ही ड्रास्टिक चेंज मिलता है। तो ये भी डायस्पोरा की एक वो एलिमेंट हम उसको बोल सकते हैं कि वो ड्रास्टिक चेंज की बात करती है कि आप एक शहर में होते हुए डायरेक्ट जब आप दूसरे कल्चर में जाते हैं तो आपके लिए कितना डिफरेंस क्रिएट करता है। ऐसे लगता है कि आप डायरेक्ट विंटर से समर में आ गए हैं। फिर वो कहती है कि देयर इज मोर गुडनेस इन अ वुमन्स लिटिल फिंगर देन इन द बिनाइटेड माइंड ऑफ मैन। और क्योंकि मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ये नॉवल जो है ये फेमिनिज्म काइंड ऑफ लेंस से भी देख सकते हैं हम। तो वो इस तरह से उसकी ये जो ग्रैंड मदर है वो ये कोटेशन बोलती है, और इससे नीचे वाले भी कि एंड हेवन शी ग्रीमली एडेड इज द थिंग मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेज लाइज बिनेथ द फीट ऑफ वुमेन, कि औरत जो जन्नत है वो औरत के कदमों के नीचे है। तो ये भी वो बताती है। सो इट ऑल्सो शोज कि पाकिस्तानी कल्चर कैसा है, इस्लाम का कल्चर कैसा है, तो इस चीज़ को भी बताती हैं। उसके बाद चैप्टर 1 में और कोटेशंस भी हैं, वो है कि द चिल्ड्रन गेव अस समथिंग बट दे आल्सो टुक समथिंग अवे। अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड है इस कोटेशन का वो ये है कि उसकी जो बहनें होती हैं, उनके जो बच्चे घर पे आते हैं ना, तो वो उनके बारे में बात करेगी। उसके नीचे हम बात करेंगे कि वो क्या था उनसे रिलेटेड भी। लेकिन इस कोटेशन में अगर आप देखो तो चिल्ड्रन जो लफ्ज़ है ना, उसको उसने लिया हुआ है कल्चर के तौर पे, एक चेंज के तौर पे, एक डायस्पोरा के तौर पे, कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल अगर वो पाकिस्तान आई है, उसकी माँ या किसी भी अगर हम करैक्टर से इसको रिलेट करके देखें, लेकिन हम मोर उसकी वेलिश मदर से उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे इस वर्ड चिल्ड्रन को, कि वो वहाँ से आ गई वेल से, और जब वो यहाँ पे आके रही पाकिस्तान में, तो बेशक पाकिस्तान ने उसको दिया बहुत कुछ, औलाद दिए, रिश्ते दिए, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ उससे ले भी गए कि वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाई, यहाँ के जो कल्चर्स हैं, यहाँ की जो ट्रेडिशन है वो नहीं समझ पाई। सो जो चीज़ आपको कुछ दे रही होती है वो आपसे कुछ लेती भी है। फिर वो कहती है कि उर्दू ऑलवेज रिमाइंड remained a shyness on her tongue, and as the babies came and went she occupied an increasingly private space। ये अपने माँ के बारे में बात करी है सारा, कि जब मेरी बहनों के बच्चे आते थे हमारे घर रहने या कुछ करने किसी त्यौहार के लिए, तो वो कहती है कि उनकी उर्दू उनको कभी समझ नहीं आई। लैंग्वेज जो है वो डायस्पोरा की एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, इसलिए आप ये याद रखिएगा कि डायस्पोरा में लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर आता है। वो कहती है कि जब भी मेरे बहनों के बच्चे हमारे घर आते थे तो मेरी माँ एक पहले भी वो प्राइवेट रहती थी, लेकिन फिर वो ज़्यादा प्राइवेट हो जाती थी, लोगों से वो ज़्यादा नहीं मिलती थी, बात नहीं करती थी। फिर मेयर जोन्स, अच्छा अब याद रखिएगा कि सारा सुलहरी की मदर का नाम मेयर जोन्स था, लेकिन जब वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गई, उन्होंने उनके वालिद से शादी कर ली, तो उन्होंने अपना नाम चेंज करके सुरैया सुलहरी उनका नाम हो गया था, लेकिन ये उनका पहला नाम है मेयर जोन्स। उनकी कोटेशन है, इट वॉज नॉट दैट आई वॉन्टेड टू फील मोर फेमिलियर और दैट आई वॉज more used to feeling unfamiliar in Lahore. It's just that familiarity is not important. It really does not matter at all. वो कह रही है कि ये नहीं था कि मैं ज़्यादा फेमिलियर फ़ील करना चाह रही थी या मैं लाहौर से ज़्यादा अनफेमिलियर फ़ील कर रही थी। वो कह रही है फेमिलियरिटी के लिए नहीं है, मुझे इससे रिलेट करने की ज़रूरत नहीं थी लाहौर से। वो ये कह रही है कि मैटर भी नहीं करता था उसको कल्चर से, इन सब चीज़ों से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसको कहीं न कहीं ज़रूरत भी थी। लेकिन वो ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही है कि जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए था, उससे ज़्यादा फ़ेमिलियरिटी होनी चाहिए थी, ना कि एक शहर से या एक फ़ीलिंग से उसकी एक फ़ील जो लाहौर की या पाकिस्तान की उससे उसकी फ़ेमिलियरिटी होना ज़्यादा ज़रूरी थी, नहीं, बल्कि उसके रिश्तों से ज़्यादा उसकी फ़ेमिलियरिटी होना ज़्यादा ज़रूरी थी। फिर जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन जो चैप्टर 1 में है कि देयर इज़ नो वुमन इन द थर्ड वर्ल्ड। नो वुमन का मतलब ये नहीं कि कोई औरत ही नहीं है थर्ड वर्ल्ड में, इसका मतलब ये है कि देयर आर नो मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं है उनकी फीलिंग्स को, उनके उनके राइट्स के ऊपर। तो वो इस चीज़ को भी देखने की कोशिश कर रही है इस चैप्टर के अंदर।
फिर अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, जिसका नाम है मीटलेस डेज़, इसके अंदर जो ज़्यादा, अगर मैं आपको समरी के तौर पे एक लाइन में बताना चाहूँ, तो इसमें ज़्यादा जो इंटरेक्शन है ना, वो उसकी जो पिछले बैकग्राउंड है पाकिस्तान से सारा सुलेरी का, वो है, और उसका रहन सहन वेल्स के अंदर और डिफरेंट जो स्टेट्स में वो रही है उधर है, वो कैसे रही है, और उसकी बहन की ज़्यादा बातें हैं। शी डिड नॉट, कोटेशन है, शी डिड नॉट एग्जैक्टली नो व्हाट कपूराज आर। अच्छा, अब उसकी वेलिश मदर को भी नहीं पता था कि कपूराज हैं क्या, इसीलिए उनको भी नहीं पता। सो इट ऑल्सो शोज द कन्फ्यूजन, कि अगर आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हो तो आप कन्फ्यूजन फेस करते हो। फिर वो गोश्त लेने जाती है सारा सुलहरी अपनी बहन के साथ, तो उसके अंदर भी एक कोटेशन फिर आती है कि सो अ फ्रेश चिकन इज अ डेड चिकन। मतलब आप जिस कल्चर को फ्रेश समझ रहे होते हो, फॉर एग्जांपल अब वो वेल्स में अगर अमेरिका में थी उसकी मदर, और फिर वो पाकिस्तान आई, तो उसके पास जो उसका कल्चर था वो फ्रेश था, यहाँ आके डेड हो गया। अब उसके लिए यहाँ का कल्चर डेड है, पाकिस्तान का कल्चर डेड है, और उस उधर का कल्चर फ्रेश है। सो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द कल्चर। और सारा सुलहरी के लिए भी पाकिस्तान का कल्चर उसके लिए फ्रेश था और वहाँ का कल्चर उसके लिए डेड था, लेकिन अब वहाँ क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रही है, तो वहाँ का कल्चर उसके लिए फ्रेश हो गया और पाकिस्तान का कल्चर उसके लिए डेड हो गया। सो डिफरेंट, हम इसको बहुत सारे एक्सपेक्ट्स के जरिए देख सकते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं इसकी। फिर वो कहती है कि इट्स व्हाट यू बरे इन योर बॉडी। इट ऑल्सो शोज कि वो कैसे कल्चर को अपने अंदर आप दफन कर लेते हो, जो डेड चिकन हो चुका होता है, यानी डेड कल्चर हो चुका होता है आपके लिए, उसको कैसे आप अपनी बॉडी के अंदर जो है वो बरे कर लेते हो। Then there is another quotation कि I had eaten, that was all, and woken to a world of meatless days. It also represent कि एक कल्चर जो है वो, उसको अब डेड चिकन जो हो चुका है, फ्रेश चिकन था फिर वो डेड चिकन हुआ, फिर आपने उसको अपनी बॉडी के अंदर बरे कर लिया, अब आप उसको ख़त्म कर चुके हैं, खा चुके हैं एक तरह का, और अब आप न्यू वर्ल्ड में जा चुके हैं जो कि मीटलेस है। आपकी बॉडी का मीट किसी दूसरी कल्चर की बॉडी के मीट के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सो इट शोज़ कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जब आप जाते हो तो कितना ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में, आपकी हर चीज़ में कितना चेंज आता है। नाउ थर्ड चैप्टर, मस्तकूरी माई फ्रेंड, अ स्टडी ऑफ परफेक्ट इग्नोरेंस। इसके अंदर एक ये ब्राउन यूरोपियन लड़की है, सो इसलिए ब्राउन यूरोपियन लिखा हुआ है। उसके बाद एक कोटेशन आती है कि व्हेन आई सॉ, कोटेशन है कि व्हेन आई सॉ पीरन लेटर अनाउंस्ड वाज एन एक्ट्रेस इज व्हाट वी नीड। इस कोटेशन को अगर हम समरी के हिसाब से देखें तो इसका एक बैकग्राउंड है कि एक मस्तूरी जो एक लड़की है वो यहाँ पाकिस्तान में कुछ पढ़ने के लिए आती है, जहाँ ये पढ़ रहे होते हैं उसी यूनिवर्सिटी में। लेकिन वो अगर हम डायस्पोरा के हिसाब से इसको देखें तो ये शो कर रहा है कि अगर आप किसी और कल्चर में जाते हो रहने के लिए, यू हैव टू एक्ट, आपको एक एक्टर या एक एक्ट्रेस होना पड़ता है ये शो करने के लिए दैट यू आर ओके विद दैट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको अपना जो पिछला चीज़ें, अपनी बैकग्राउंड है, अपनी लाइफ है, वो याद ना आती हो, या आपको अपना कल्चर पसंद ना हो। सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप अपने कल्चर से, अपने होमलैंड से उतना ही प्यार करते हो। तो ये वो शो कर रहा है कि आपको एक एक्ट्रेस या एक एक्टर होना पड़ता है ये दिखाने के लिए। सो ये मस्तूरी के बारे में बात हो रही है कि वो डिफरेंट कल्चर्स में रही है, डिफरेंट उसने चीज़ें देखी हैं, लेकिन वो हर कल्चर में ईज़िली एडजस्ट हो जाती है। तो वो यही है कि वो एक एक्टर जो है ना, वो एक एक्टर बन के उस चीज़ को पूरा करती है कि अब ठीक है, कोई बात नहीं, आई हैव टू एक्ट, मुझे ये पसंद है तो वो करना पड़ता है। फिर वो थर्ड चैप्टर में एक कॉन्फ्रेंस होती है, ईस्टर्न वुमेन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जेंडर रेस आइडियोलॉजी। एक ईस्टर्न वुमन जो है ना, वो एक वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके एडजस्ट नहीं हो सकती वो, और ना ही वेस्टर्न वर्ल्ड की जो लेडी है या वुमन है वो ईस्टर्न वर्ल्ड में आके जो है वो कर सकती है, सही तरह से रह सकती है, क्योंकि आपकी जेंडर चेंज है, आपकी रेस चेंज है, आपकी आइडियोलॉजी चेंज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बंदे या बंदी के लिए। फिर है कि इज़ द ब्रेन बिगर और द बैफलो, ये मस्तगूरी से वो लोग पूछते हैं, तो उसको इसका आंसर नहीं पता होता, वो बैफलो बोल देती है। तो ये दिखाया गया कि आपको उस कल्चर की जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, सो मतलब ये एक बहुत ही कॉमन है कि हम पाकिस्तान में या एशिया में हम लोग अमूमन, साउथ एशिया में ये पूछा जाता है कि अकल बढ़ी या भैंस, तो अमूमन हमको पता होता है कि क्या जवाब देना है इसका। अब आप अगर एक कल्चर में गए हो तो आपको उधर की चीज़ें नहीं पता कि ये कॉमन सेंस है कि कौन बड़ा है, मतलब एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है,
बट दिस इज़ ऑल्सो कॉमन सेंस, लेकिन उसको ही कॉमन सेंस में लग रहा है कि बैफलो बड़ी है, तो वो कल्चरल चेंज है। फिर उसके बाद एक आती है एक राइटिंग, हेमलेट से एक लाइन ली गई है कि हेमलेट कम होम राइट योर बुक इट वेस्ट्स द ईयर यू वंडर, कि आओ घर वापस आओ और मतलब अपने आप में वापस आओ और वो सारी कहानी लिखो जो तुम लिखना चाहते हो। सो आई थिंक सो कि ये लाइन सारा ने अपने लिए लिखी है कि यू हैव टू राइट व्हाट यू फील एंड व्हाट यू गो थ्रू इन योर लाइफ। तो वो सब आपको लिखने की ज़रूरत है, तो इसलिए फिर उसने वो लिखा भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।